साथ किताबें दोस्ती अच्छी, साथ किताबें दोस्ती अच्छी, साहित्यकारों से प्यार, इनकी संगति कभी न छोड़ें, करे इनका सत्कार, करे इनका सत्कार। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। दूरदर्शन देखने वाले, साहित्य सृजन देखने वाले सभी श्रोतागण, साहित्यकार और साहित्य प्रेमियों को मेरी अंजू अमनदीप ग्रोवर की बहुत बहुत प्यार भरी नमस्कार। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारे साथ बहुत ही बहुचर्चित नामवर शायर, गीतकार, कवि मुरारी लाल अरोड़ा जी हमारे साथ हैं। तो चलिए उनसे शुरू करते हैं बातचीत। मुरारी लाल अरोड़ा जी, मेरा पहला आपसे सवाल है, क्योंकि आप संपादन के क्षेत्र में हो, आप कवि हो, गीतकार हो, लेखक हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप साहित्यकार को कैसे मानते हैं? एक साहित्यकार, एक कवि कौन होता है? नमस्कार जी। साहित्य को पढ़ने वाले, लिखने वाले, समझने वाले, गुनगुनाने वाले सभी को मेरा नमस्कार। देखिए कि जब भी कभी कोई बात होती है कि फलां आदमी कवि है या साहित्यकार है, तो मन में एक ये जरा सा एक जैसे ध्यान आता है कि कुछ गीत वीत लिखता होगा, गज़ल लिखता होगा, कुछ तरन्नुम में लिखता होगा। तो जब ये बात होती है तरन्नुम में लिखता होगा, तो घर में एक टेलीविज़न या रेडियो अक्सर बजता है, गीत सब लोगों ने सुने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके मन में वैसा ही कुछ होता है कि ये इस आदमी का स्वभाव में या लिखने के अंदर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो जो लिखने वाला होता है वो भी शायद यही सोच कर आता है कि मुझे कुछ तुकबंदी करनी है। लेकिन तुकबंदी हर आदमी नहीं कर सकता। वो कैसे शुरुआत कैसे करेगा? कवि या शायर आदमी तब बनता है बाय नेचर, जब वो आदमी की नेचर से जुड़ जाता है, वो इंसिडेंट से जुड़ जाता है, ऑब्जेक्ट से जुड़ जाता है। इंसान, तीन चीज़ें हो गई। जिंदा, पत्थर से भी जुड़ जाता है। तो अगर उसको बोलो भाई पहाड़ पे लिख, पहाड़ पे लिखेगा, नदी पे भी लिखेगा, इंसानों पे लिखेगा, इंसान की फितरत पे लिखेगा, कहीं पे मौत की घटना होती है उस पे भी लिखेगा। तो जब उसके विचार उसके साथ एकदम जुड़ जाते हैं, अगर उसके पास शब्दावली हो, लिखने की एक ताकत हो, सरस्वती की कृपा हो, लिखना शुरू कर दे, तो वो एक कवि या शायर बन जाता है। वाह, बहुत बढ़िया बोला आपने। क्योंकि मेरा भी मानना यही है। मैं सोचती हूँ कि देखिए, कहते हैं जिसके पास शब्द हैं, अल्फाज हैं, वो एक मनुष्य है। और जो शब्दों और अल्फाजों की महत्ता को, उसका आदर करता है, उसको प्यार देता है, वो मानवता, मनुष्यता की हक में बात करता है। और कहते हैं जो शब्दों को एहसासों का जामा पहनाता है, जो शब्दों को, अपने विचारों को उन शब्दों में ढालता है, वो शायद एक कलाकार है, एक कवि है, एक साहित्यकार है। बिल्कुल सही आपकी बात लगी मुझे। मुरारी लाल अरोड़ा जी, अब आप मुझे ये बताइए, अपने बचपन, अपने परिवार के बारे में दर्शकों को बताएं, अपनी ज़िंदगी पर थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए, मेरा बचपन बीता है पंजाब में, अमृतसर में, जहाँ मेरा जन्म हुआ। तो कुछ अर्थव्यवस्था घर की बिगड़ी, तो पहले तो 56 में हम चंडीगढ़ में आए जी। तब ये पीजे इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं था। मैं बीमार हुआ, माता जी बताते हैं कि हम दोबारा वापस अमृतसर में चले गए। उसके बाद 13 साल अमृतसर में फिर रहे। तो 68 में वापस हम चंडीगढ़ में आ गए, फिर यहाँ बस गए। मैं यहाँ 69 में आया। तब तो ये नहीं पता था कि मैं कभी शायर भी बनूंगा या कवि भी बनूंगा। तो ये था कि पढ़ाई करेंगे। और देखिए कि मैं कुछ पढ़ लिख जाऊं या कुछ बन जाऊं, ये मेरा सपना नहीं होता। ये सपना हमारे पेरेंट्स का होता है, माँ बाप का होता है। बिल्कुल। कि हमारी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, वो भी सपना हमारे माँ बाप का होता है। हमारा सपना कब शुरू होता है? जब हमारा बच्चा हमारे सामने कुछ मांगता है, तब हमारा भाई ये आगे पढ़े लिखे, इसको क्या देना है, क्या नहीं देखना है। लेकिन जो कुदरत की कृपा है, अगर वो अंदर कहीं ना कहीं होती है, तो ये बात रही 77 की, जब मेरी नौकरी लग गई थी। तो मैं और चंडीगढ़ से एक और लड़का था, हम लगे बैंक के अंदर, एक कमरे में रहते थे। अरे वाह। मैं कॉमर्स पढ़ के आया था और वो बीए करके आया था। तो वो आगे कर रहा था एमए साहित्य में। अच्छा। मैं कर रहा था आगे एमकॉम कॉमर्स की। अच्छा। तो उसने मुझे अपनी कुछ किताबें, शेक्सपियर और भी, कि भाई ये पढ़ा करो। मैंने पढ़ के देखा, मैंने कहा इसमें तो कुछ भाषा भी और तरह की है, डिक्शनरी में शब्द नहीं मिलते। कहता है शेक्सपियर को पढ़ने के लिए इसकी डिक्शनरी भी अलग होती है।
उसको थोड़ा लिखने का शौक था। मैं लिखता था आर्टिकल, मेरे 2-3 आर्टिकल जब तक छप चुके थे। उसने कहा कि आप ना साहित्य में कोई कविता लिखो। मैं कहा कविता तो लिखी नहीं, कहता लिख के देखो। मैं कहा ऐसा है, बैंक में लग गए, अब हम वो पढ़ाई करेंगे जो हमें आगे प्रमोशन दिलाए। उसका क्या कहना था कि बैंक में तो लग गए, नौकरी तो लग गई, अब अपना शौक क्यों ना पूरा करें। तो इन ए वे उसने मुझे कन्विंस कर दिया, और मुझे नहीं पता था मैंने उसको कन्विंस कर दिया। वो मेरी बात से कन्विंस होकर बैंक की पढ़ाई में लग गया। मैं पढ़ाई के साथ साथ मैं कविता की तरफ लिखना शुरू कर दिया। करते 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 इन ड्यू कोर्स तो 77 में मैंने पहले अपनी जो है रचना लिखी। अरे वाह। और जब उसकी ट्रांसफ़र हुई वहाँ से अम्बाला से चंडीगढ़, तो उसकी विदाई पे मैंने वो कविता जो पढ़ी गई, वो कुछ ऐसी थी कि क्या कुछ नहीं मिलता कल्पनाओं में, मैं रोज़ उनको मिलता हूँ कल्पनाओं में, ख्यालों में, इस तरह से थी। तो लोगों ने कहा भैया इतना अच्छा लिखते हो तो और भी लिखो। अब कुछ सालों के बाद हमें पता चला कि वो प्रमोशन लेके मेरे से 2 स्टेप आगे निकल गया। वो बैंक का जनरल मैनेजर बन गया, मैं चीफ मैनेजर बन गया। लेकिन उसको जब पता चला कि अरोड़ा जी की जो है 2 किताबें छप चुकी हैं, तो आज महरूम वो मेरा दोस्त है जहाँ भी है, मतलब तो वो जर्नी 77 से शुरू हुई, 47 साल हो गए और अब तक वो चल रही है। ओह, तो आपने जो बताया आपके दोस्त ने आपको शेक्सपियर पहले पढ़ाया, वो तो इंग्लिश के बहुत बड़े पोएट हैं, तो क्या उनकी किताबें पढ़कर आपको कुछ मिला? मतलब हाँ, आपको बिल्कुल मिला ना। तो सबसे पहले मैंने उसमें क्या देखा कि मेरी जो खोजबीन की जो है एक थोड़ी सी स्वभाव के अंदर, कि शेक्सपियर की जो स्टोरी है वो कैसे लिखी होगी। वो आज से 200-300 साल पहले जो लिखी उसने कथा, तो मैंने देखा कि आज की कुछ पिक्चर्स भी आ रही हैं, वो लिखता है बेस्ड अपॉन, कि उनकी कथा से, उनकी कहानी से प्रेरित है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगा कि इतने बड़े जो वड़के हैं वो शायर, वो था साथ में साथ साहित्यकार तो था ही, मैथमेटिशियन भी हैं। कैसे? वो देखता है कि 2 भाई हैं, एक बनेगा पुलिस ऑफिसर, एक बनेगा कल्प्रेट बनेगा। उसके 2 बच्चे होंगे, एक पिताजी की बात मानेगा कि नहीं मानेगा, 2 लड़कियां होंगी, 2 जमाई होंगे, एक लूट खसूट करेगा, एक बेटी से प्यार, यानी कि ऐसी वेरिएशन पैदा करेगा तो स्टोरी ऑटोमेटिकली बनेगी। तो जब भी कोई कहानी लिखी जाती है उसके अंदर पात्रों को पहले सामने रख, जैसे शतरंज खेलते हैं ना, इसको क्या करना क्या नहीं भूमिका बनाई जाती वो है, कहानी बनती है उससे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उनसे सीखा मैंने। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अब आपने अपनी पहली रचना की बात कही, अपनी पहली कविता, तो क्यों ना हम दर्शकों के साथ आपकी वो पहली रचना आपके सुने। नहीं, वो सारी इस समय तो नहीं याद होगी, 77 लिखी थी। वो ये था कि क्या कुछ नहीं रखा कल्पनाओं में, ख्यालों में, मैं रोज उनसे मिलता हूँ कल्पनाओं में, ख्यालों में। शायद तुमने भी कभी वफा की उम्मीद की हो किसी से, लिखकर एक वफा का पन्ना उसने बेवफाई की किताब में जोड़ा होगा। अब उलझो ना उन सवालों में, मेरे साथ चलो तुम्हारे महबूब से मिलूंगा मैं कल्पनाओं में, ख्यालों में। तब कहना क्या कुछ नहीं रखा कल्पनाओं में, ख्यालों में, जब तुम हर रोज उनसे मिलोगे, हर रोज उनको पाओगे कल्पनाओं में, ख्यालों में। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, वाह। भगवान करे आपकी कल्पनाओं की उड़ान ऐसे ही चलती रहे। तो कुछ वो जो आपके दिल के बहुत करीब हो, कोई ऐसी रचना गुनगुना के हमारे साथ। हाँ, देखिए, गज़ल या गीत जो मैं ज़्यादातर लिखता हूँ, ज़्यादातर गीत लिखता हूँ। कोई भी इंसान जब ये शायर लिखेगा वही चाहेगा कि वाहवाही मिले। तो मैं सजेस्ट करता हूँ जो वाहवाही तभी मिलेगी जब उसके अंदर एक तो तुकबंदी सही होगी। पहली बात तो आजकल थोड़ी गीत इस तरह के आ गए हैं जो तुकबंदी नहीं होती, ऐसे लगता है आप लघु कहानी पढ़ रहे हो जैसे, इस तरह की वो। और उसके बाद अगर तरन्नुम हो जाए तो फिर तो उसके बारे न्यारे और हैं। उसके बाद जो मेन चॉइस होती है सुनने वाले की, या तो खुशी की या गमी की, और जिसमें थोड़ा दर्द हो, विरहा हो, वो गीत ज़्यादा चलते हैं। तो पहला मैं आपको गीत जो मुझे बहुत पसंद है तो वो लिखता हूँ कि यार मेरा जुदा हो गया, यार मेरा दूर हो गया। इसमें यूँ कहा है, यार मेरा हो यार मेरा, यार मेरा क्या बात, दूर हो गया, मिलने से मजबूर हो गया। बहुत बढ़िया।
मिलने से मजबूर हो गया। कैसे मैं कह दूं कि वो बेवफा है, आंखों में आंसू वो दिल में बसा है। रांझा वो मैं उसकी हीर, रांझा वो मैं उसकी हीर, किस्सा ये मशहूर हो गया, यार मेरा दूर हो गया, मिलने से मजबूर हो गया। बहुत बढ़िया। तो आप मुझे ये बताइए, आपने इतना जो बिरहा का ये एक गीत बोला, ये आपने किसको समर्पित है? ये किसकी याद में लिखा या? नहीं, किसकी याद में नहीं, मेरी जो है भांजी है, तो उसका जो है ब्रेकअप हुआ। ओह, तो मैंने उसको अपने सामने रख के ये गीत लिखा है। उसकी भावनाओं को समझ हाँ, कर। उसकी भावनाओं को। वो सच्चा प्यार करती थी, वो भाग के चला गया आदमी जो था, ओहो। उसका छोड़ के चला गया। तो उसको, क्योंकि राइटर का क्या है, उसको विजुअलाइज करके अपने थॉट बिल्कुल में लेके मैंने वो लिख दिया। जी जी जी, ये जी। वाला। तो शेक्सपियर के बाद क्या ऐसा कोई कवि लेखक था जिसने आपको बहुत प्रभावित किया, जिसकी शायरी ने आपको प्रभावित किया, जिससे लिख के बाद आपने लिखना शुरू कर दिया? देखिए, मैं हिंदी का हूँ लेखक, लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया तो उस जमाने में ये था कि पढ़ाई तो मेरी इंग्लिश मीडियम में हुई। तो जब लिखना शुरू किया तो मुझे लगा किस भाषा में लिखना चाहिए, ये भी पहले सोचा, हिंदी में, पंजाबी में या इंग्लिश में। क्योंकि पंजाब में जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, हमें 3-3 भाषा से लड़ना पड़ता है, 3-3 भाषा के अंदर। तो मन में यह है कि पंजाबी का जो क्षेत्र है वो पंजाब तक ही है, ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली से पास में है। अगर मैं हिंदी में लिखता हूँ तो मेरी रचना जो है वो दिल्ली से परे भी लोग पढ़ेंगे, राजस्थान में, एमपी में, यूपी में, बिहार में, जहाँ जहाँ हिंदी समझी जाती है, ये पढ़ी लिखी जाती है। उत्तर भारत तक और नहीं सीमित रहेगी। अंग्रेजी में इसलिए नहीं लिखी मैंने कविताएं कि अंग्रेजी हमारे लिए जो मीडियम जो है वो काम करने का मीडियम है, क्योंकि हम लोग जो सोचते हैं वो मातृभाषा में सोचते हैं। उसके बाद हमारी माइंड के अंदर वो एक कहते हैं कन्वर्टर लगा हुआ है, ट्रांसलेटर लगा हुआ है, उसको कन्वर्ट करके, ट्रांसलेट करके हम उसको लिखते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल थॉट है हमारी मातृभाषा में आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तब मैंने हिंदी को चुना कि चंडीगढ़ में रह रहे हैं, यहाँ हिंदी खूब बोली भी जाती है, पढ़ी सुनी भी जाती है, तो हमारे विचार पंजाबी हिंदी लगभग मिलते एक समान भाई बहन है। तब मैं हिंदी में लिखना शुरू किया। और लेकिन मेरे जो पसंदीदा कवि रहे वो रहे शिव कुमार बटालवी। अरे वाह, बिरहा के कवि। कॉलेज के ज़माने से ही मैंने उनकी किताबें यहाँ से जो वो ली, वो पढ़ी भी, अब तक भी मेरे पास सुरक्षित हैं वो ली, इस तरह से। तो उनके अंदर भी, क्योंकि विरहा के अंदर भी बिरहा, कि उसके अंदर भी ऐसी कौन सी है जो मेरी सबसे बेस्ट उनकी मुझे लगती है, वो है मैं कंडियाली थोर, कंडियाली थोर जो है, तो वो मैंने बकायदा। तो वो गुनगुनाइए आप, हाँ, 2-4 लाइनें उनकी सुनाइए। वो इस तरह से है कि मैं कंडियाली थोर वे सजना, मैं कंडियाली थोर, मैं कंडियाली थोर वे सजना, उगी विच उजाड़ा, या उड़दी बदलोटी कोई, या उड़दी बदलोटी कोई, वर गई विच पहाड़ा, वर गई विच पहाड़ा, मैं कंडियाली थोर वे सजना, उगी विच उजाड़ा। वाह। 6 मई को अभी उनका वो जो पुण्यतिथि थी, तो उनको श्रद्धांजलि भी एक दी गई हमारी तरफ से। बहुत बढ़िया कवि थे, बिरहा के कवि बोला जाता था उनको। तो मुरारी लाल अरोड़ा जी, ये तो था आपका, आप साहित्य को एक प्यार करने वाले, साहित्य आपका शौक है, आपको खुशी देता है, मन की शांति देता है। लेकिन पेशे के तौर पे आपने क्या किया? फिर बैंकिंग सेक्टर में ही रहे? हाँ, पेशे में बैंक में ज्वाइन किया तो नेचुरली 77 में ज्वाइन करके 16 में 2016 में रिटायर हुआ बैंक में एज ए चीफ मैनेजर। तो बैंकिंग में तो ठीक है, तरक्की मिली, 1 2 3 4 तक मिलती रही,
और जो मेरा लिखने का शौक था वो बराबर चलता रहा। बहुत बढ़िया। और जो मेरे बॉसेस थे उनको मालूम था कि अरोड़ा जी लिखते हैं। तो कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो बैंकों में भी आपस में हिंदी का जो दिवस होता है, हिंदी दिवस मनाया उस जाता है, दिन मनाया बिल्कुल। जाता है, तो वो मेरे को भेजा करते थे। मैं दिल्ली में रहा, मुंबई में रहा, चंडीगढ़ में रहा, तो मेरे को भेजते थे आप उस कंपटीशन में जाओ, कहानी प्रतियोगिता हो तो वाह। उसके अंदर आप जो है वो बहुत पत्र बढ़िया। लेखन हो, कुछ भी हो, तो हम जीत के लेके आते थे वहाँ पे। तो कई बार ऐसा होता था, जैसे मैं मुंबई के अंदर गया तो वहाँ फर्स्ट प्राइज मिल गया। तो प्राइज में क्या होता है, वो एक जस्ट 500 रुपीज़ होते हैं। तो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से चेक बन के आता है, वो बैंक ऑफ बड़ौदा को जाता है, हेड ऑफिस को, तो वो साथ में अपनी तरफ से भी 500,000 दे के मेरे को चिट्ठी अरे। लगा के देता है कि ये आपका आया है। तो बड़ी खुशी होती है उस समय, ये वाला, अरे ये वाह। वाली। तो देखिए आपके शौक ने आपको ना केवल यश दिलाया बल्कि उसके साथ साथ और आपका हमारे बैंक की अपनी पत्रिका है जिसको बॉब मैत्री बोलते थे, उसके अंदर भी उनके कंपटीशन होते थे साल के। तो वहाँ भी मेरी कविता जाती थी। यहाँ एक होता है बैंकिंग एनेक्टोड, को बैंकिंग से जुड़ी हुई कोई छोटी सी कहानी या ऐसे कुछ, तो वो भी मेरी अक्सर प्रथम प्राइज लेके वो आती थी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। फाइनेंशियल मिल गया, 1500 मिल गया, 2000 मिल गया, कभी किताब दे दी बैंक ने, कभी ऐसा करके। अरे वाह, तो ऐसे तो चलता रहा बस। बहुत बढ़िया। तो आप मुझे ये बताइए या अपने दर्शकों से ये बात साझी कीजिए कि साहित्य की किस विधा में लिखना आपको बहुत अच्छा लगता है और क्यों? मेरी जो सबसे पॉपुलर विधा है वो है गीत। गीत के अंदर क्या है मैं बताता हूँ। गीत और गजल में थोड़ा सा फर्क क्या है कि उधर गजल और इधर छंद, हिंदी में छंद बोलते हैं, उर्दू में वो गजल बन जाती है। उसमें मात्राओं का गणन जो है एक विधान है। अगर मात्रा एक इधर से इधर हुई, वो कह देते हैं गजल तो अच्छी है लेकिन बहर में नहीं है, बहर में नहीं है, तो बिल्कुल। इधर आपका छंद की अगर एक वर्ण या मात्रा अगर कम ज्यादा हो तो जो सुधी जन है वो कह देंगे अरोड़ा जी आपका छंद जो है विधान को पूरा नहीं हुआ। लेकिन जो गीत है, गीत को जब हम गुनगुनाएंगे तो उसके अंदर आप एक या दो आपकी मात्रा जो कम होती हैं या ज्यादा होती हैं तो आप उसको आलाप से बराबर कर सकते हो। आपने देखिए जब कोई आप सिंगर पूरे प्रभाव अपना गायकी आलाप के से, और आलाप के अंदर क्या होता है, देखिए बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, जब गीत गाया जाता है तो जो सिंगर होता है वो आ ई ऊ ऐसे शब्द बीच में डालता है, तो दो मात्राएं जो कम होती हैं वो उसके अंदर बराबर हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, अगर तो जैसे मैं फिल्मी धुन पे नहीं लिखता हूँ, मैं अपनी धुन बना के, तो पहले गीत लिखा, उसके बाद उसको ठीक किया, फिर अपनी धुन बनाई, फिर देखा कि अक्षर आगे पीछे करना है करके। तो कई बार ऐसा होता है कि मैंने लिख दिया, मुझे नहीं पता होता किस छंद में लिखा है, बाद में देखा अरे यार ये तो ये छंद बन गया, इसकी मात्रा 16-12 की आ गई, 16-14 की आ गई, 16-16 की आ गई, इस तरह से। लेकिन अगर एक आध मात्रा कम भी हो तो लेकिन गुनगुनाने में उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो कोई क्या ये गुनगुना के हम जो गजल है उसकी बहर ठीक नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी गज़लें लिखी जाती हैं लेकिन कई बार बहर में नहीं होती, बहुत अच्छी गज़ल होती है। आप सिनेमा में हमारी पिक्चर बहुत सी गज़लें आती हैं, मैंने कई बार उसकी मात्राएं देखता हूँ, मात्राएं आगे पीछे होती हैं। देखिए एक छंद वो है, एक गज़ल वो है जो किताब में लिखने छपने के काबिल है, तो उसको साहित्यकार ने पढ़नी है। वो गलती पहली निकालेगा मात्रा की, गुरु लघु, हाँ जी, वर्ण की निकालेगा अगर छंद में है तो। लेकिन जो गुनगुनाना है, अगर जो गीतकार है, अगर वो लेके गया अपना गीत, जो उसको पढ़ने वाला है, जो उसको गाने वाला है, अगर उसको लगा कि नहीं गाया जा रहा तो वो यूं फेंक देगा कि भाई इसकी मात्रा ठीक करो। जी जी जी, क्योंकि जो धुन बनी है उसके अंदर फिट नहीं बैठ रहा। कई बार ऐसा होता है कि गजल आपकी बहर में है लेकिन गाने में दिक्कत आती है, तो हम क्या करते हैं उसके अक्षर को आगे पीछे करके कि टोटल माप, एक होती मापनी, मीटर जिसको बोलते हो, कि बहर खराब हो जाए, मापनी नहीं खराब होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मीटर बराबर है तो गाई जा सकती है, इस तरह से। जी, तो आप सबसे ज्यादा आपने गीत लिखे? गीत लिखता हूँ ज्यादा। तो जो आपके मौलिक पुस्तकें हैं 10, उसमें से ज्यादा क्या सब गीतों की पुस्तकें हैं? हाँ जी, गीतों की है। 10 की 10। तो आपने कहानी या वार्तक, आर्टिकल्स ये सब नहीं लिखा? गजल भी कहानी नहीं? की किताब है मेरी, सितारों से आगे मेरी कहानी की किताब है, जो कहानी नॉर्मल कहानी होती है 3-4 तो पेज ये जो की। किताबें पढ़ी हैं ये आपकी अपनी है, तो ये दिखाइए हमें। ये देखो, ये जो है सितारों से आगे, ये कहानी की है वो। अरे वाह। तो इसके अंदर मेन लिया है कि हर आदमी ये सोचता है, हर औरत ये सोचती है कि मेरी यात्रा सितारों से आगे तक जाए। हमारे ख्वाब हाँ, इतने बड़े बड़े ख्वाब हमेशा ही ऊपर होता है, सितारों से आगे। वो पूरा कितना होता है वो अलग बात है। ये सितारों से आगे। उसके बाद
छोटी कहानी का जिक्र आ गया, जिसको लघु कथा बोलते हैं। हाँ, ये मैंने लघु कथा। किताब निकाली है, दृष्टांत। अरे वाह। क्योंकि छोटी कहानी के अंदर क्या है कि हर कहानी के अंदर एक जैसे दृष्ट उदाहरण, एक हमने कुछ कहना चाहिए बात, दर्शक देखेगा, अगर उसको नाटक के रूप में किया जाए, अगर पढ़ेगा तो उसको लगता है कि आखिर में कहा क्या है। मतलब गागर में सागर भरना, सागर लघु में कथा। सागर का नाम ही लघु कथा है, उसका मतलब यही है। छोटी, उसमें तो छोटी ये में कहानी बड़ी के बात ये रखना। कहानी के ऊपर है। जी जी और जी। मेरा एक जो बहुत प्रचलित जो विषय है वो है कि जो लोग कविता लिखते हैं वो गज़ल की तरफ जाने से पहले, छंद की तरफ जाने से पहले बीच में एक और पड़ाव है। जी। वो पड़ाव है कि दृश्य को देख के अगर आप लिखिए, जिसको बोलते हैं बंदिश, कि आपने खुली कविता लिखी, बंदिश की तरफ वो लगता है यार मात्रा समझ नहीं आ रही, तो कैसे समझ आएगी, पहले बंदिश के बारे में पता चले। तो एक तस्वीर हमने सामने रख दी, मान लो कृष्ण की, भगवान की, हिमालय की, कोई भी हमने रख दी, उस दृश्य को देख के आपने लिखना है। और ये मेरा सबसे पॉपुलर विषय है। अरे और वाह। ये मैं पढ़ाता भी हूँ, ये वाला दृश्यम। ये हमारी जो ऑल इंडिया की बॉडी है उसके अंदर मैं चित्र काव्य कैसे लिखना है वो पढ़ाता हूँ, उनकी विवेचना करता हूँ, उनकी समीक्षा करता हूँ। तो आपका कुछ अपना चित्र काव्य पे लिखा हुआ है? तो ये सारी हमें- किताब मेरी जो है, एक दृश्यम, ये लेटेस्ट किताब है जो रिलीज हुई है, ये मेरी 9th बुक है, अरे वाह। दृश्यम। तो इसमें से इसके कुछ अंदर क्या है कि अच्छा सा हमें सुनाए जो आपके एक दिल तरफ के करीब। तस्वीर रहेगी, एक तरफ रचना रहेगी। तस्वीर और रचना, तस्वीर के ऊपर लिखना है। बहुत बढ़िया। ये तो बहुत ही तो अच्छी। इसके बाद आदमी छंद जो है और गजल ट्राई करे, वो मात्राओं के बारे में जाएंगे। पहले एक चित्र काव्य करें, क्योंकि मतलब लिखते लिखते क्या है कि हमारा ध्यान जो है ना वो इधर उधर भटक जाता है। वो सब्जेक्ट पे रहेगा, तो वो जब मेरे भटकेगा पास नहीं। लोग रचनाएं भेजते हैं कि इसकी समीक्षा कीजिए, तो मैं कहता हूँ रचना तो बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे मैं बढ़िया रचना की समीक्षा बढ़िया नहीं करने वाला हूँ। रचना बढ़िया है, लेकिन जो दृश्य दिया गया था उसको सामने रख के आप कहाँ कहाँ भटके हैं वो बताता हूँ कि आपका विचार यहाँ भटक गया है और आप कविता अच्छी लिखी लेकिन दृश्य को भूल गए। दृश्य में क्या दिखा उसको पहले नोट कर लीजिए। दृश्य के अंदर दृश्य पहले को उसका वर्णित करना है, फिर उसके अंदर अपने भाव जोड़ने हैं। एक एक लाइन दृश्य को वर्णित करें, एक एक लाइन के अंदर अपना भाव जोड़िए, तो कविता पूरी होती है। वाह, बहुत बढ़िया। अभी एक गीत या कविता आप हमें सुनाइए। हाँ, दृश्य जैसे है कि नेचर का, कुदरत का जो है, उसके पहले एक दूसरा बताता हूँ आपको। कितना सुंदर मेरे भाई, कितना सुंदर मेरे भाई, गुरुओं का संदेश है। सबका मालिक एक है भाई, सबका मालिक एक है। पंडित हो चाहे पादरी हो, चाहे मुनि दिगंबर हो, चाहे संत हो भगवाधारी, चाहे वो श्वेतांबर हो, मार्ग सबके जुदा जुदा हैं, मंजिल सबकी एक है। कितना सुंदर मेरे भाई, गुरुओं का संदेश है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुरारी लाल जी, एक बताइए कि आजकल जो युवा पीढ़ी साहित्य की तरफ आ रही है या जो लिख रहे हैं आजकल की नौजवान पीढ़ी, उसमें ज़्यादातर देखा गया है कि वो उनको शौक़ नहीं है लिखने का, उनमें जुनून नहीं है, या ये कहिए कि वो एहसासों को उतने अच्छे से नहीं लिख पा रहे, बता पा रहे, जबकि वो इस दौड़ में लगे हैं पुरस्कार, प्रसिद्धि, नाम, सोशल मीडिया में फॉलोअर्स। तो आप बताइए कि क्या ऐसे युवा पीढ़ी को आप क्या कहेंगे, क्या बताएंगे कि लिखना एक जुनून, एक शौक़ होना चाहिए, ना कि पुरस्कार या नाम? देखिए, ये जो पुरस्कार पाना और अपनी तस्वीर देखना, रेडियो के ऊपर सुनना, टीवी के ऊपर देखना या व्हाट्सएप के ऊपर
इंस्टाग्राम के ऊपर तस्वीर अपनी डालना ताकि लोग देखें, ये युवा पीढ़ी का एक शौक है। वो जो मार्केट के अंदर इस समय बहुत सारी संस्थाएं आ गई हैं जो आपकी कविता चाहे कोई भी स्तर हो, अब 4 आदमी लिखेंगे तो 1 2 3 4 करके उसको कोई ना कोई पुरस्कार जो है उसके अंदर मिल जाएगा। उस सर्टिफिकेट की, उस सम्मान की कोई वैल्यू नहीं मार्केट के अंदर। जब तक ये साहित्य अकादमी की तरफ से या रिकॉग्नाइज रेडियो स्टेशन से या टेलीविज़न की तरफ से कोई सर्टिफिकेट किसी को ना मिले तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे तो मैं भी, मेरी भी संस्था है रजिस्टर्ड, मैं भी उस शुरू कर सकता हूँ, कविता भेजिए जो मुझे अच्छी लगेगी मैं उसको जो है। तो जुनून की बात यह है कि लोग सिर्फ अपने आप को देखना चाहते हैं, उनको ये नहीं पता कि ये जो लिखने की चीज़ है इसका अगर आगे देखें, इसका इतना लंबा फील्ड है, इतना लंबा फील्ड है, इसके अंदर अगर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे ना हमें, तो हमें कोई बाहर भी खड़ा नहीं होने देगा। जैसे मैंने ट्राई किया अपने गीतों के लिए, भाई मेरे गीत जो है लिखे हुए आप लोग गाइए, तो पंजाबी के अंदर मैं गीत अपने लेके गया। वो क्या बोलते हैं ऐसे, अरोड़ा जी इसके अंदर थोड़ा मसाला डालिए, मसाला। अब जो आजकल के नए लड़के हैं वो लिखते ही मसालेदार ऐसी चीज़ है, लेकिन उसकी जो रूपरेखा होती है इस तरह की होती है, आज लिखा कल सुना परसों तक भूल गए। एक पंच लाइन होती है बस वही याद रहती है, बीच में क्या लिखा गया उसके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन जैसे पुराने गीत है, मिलन का गीत हो, विरहा गीत हो, वो आज तक हमें याद है। तो यहाँ पर आके उनको मेरी ये राय है कि ये शॉर्ट टर्म है ना लिखने वाली बात, इसको छोड़ो। पहली बात यह है, अगर लिखने की वो मिली है कुदरत की तरफ से, कलम में एक ताकत मिली है, बिल्कुल, तो लिखने के बहाने ढूंढिए, ना लिखने के बहाने नहीं। अरे वाह, और कोई सर्टिफिकेट लेने के लिए मत तो लिखो। बहुत बढ़िया संदेश दिया आपने आज के युवा पीढ़ी को, आज के नौजवान पीढ़ी को, कि आपकी लेखनी में दम होना चाहिए, आपके कलम में दम होना चाहिए, आपके चाहवान तो हर जगह मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी लाल जी, आप यहाँ आए, आपने हमें अपनी अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई, अच्छे अच्छे गीत सुनाए, और हम दुआ करते हैं कि आप खुश रहें, आबाद रहें, और क्या दुआ मांगे हम तुम्हारे लिए, और क्या दुआ मांगे हम तुम्हारे लिए, आप तो खुद एक दुआ हो हमारे लिए। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार जी।